Hello everyone, welcome back to my YouTube channel AJ Physics. So, as you know that I am Akshay Jain and this is a second video for CSIR NET. ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट किया था CSIR NET पढ़ने के लिए। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था स्टार्ट, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ऊपर ऊपर से रफली एक आइडिया लिया था और ऐसा आइडिया लिया था ताकि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, नाउ अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं हमारे सिलेबस की तरफ। जो हमारा CSIR नेट का सिलेबस है उस तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियोस को रेगुलर देखना, लाइन टू लाइन देखना और अपने नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल रहेंगे तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीटली कर पाएंगे, अदरवाइज रिवाइज करने में आपको दिक्कत होगा। बार बार तो वीडियोस देख नहीं सकते आप लोग, तो अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। मैं आपको मेरे खुद के क्लासरूम हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। चलिए, तो आप लोगों को पता ही है हमारा जो सिलेबस स्टार्टिंग होगा, ये तो हमारा मेरा इंट्रोडक्शन है, तो आप लोग देख सकते हैं, आपको है। और साथ में ये हमारे कंटेंट्स रहेंगे जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। इतना हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका सिलेबस का फर्स्ट पोर्शन है। लैग्रेंजियन, हैमिल्टन वगैरह तो बात की बात है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग इतना पोर्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस पर बेस्ट क्वेश्चन जो है, और भी इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो अपकमिंग आपका कल आपका लॉन्च होगा वो हम लोग करेंगे। फिलहाल हम पहले थोड़ा बेसिक के बारे में समझेंगे। देखिए, कांस्टेंट जो है ये आपका बेसिक रहेगा, इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस CSIR नेट में बहुत कम होते हैं। बट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है यहाँ से नेट में तो कम बनता है क्वेश्चन, बट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है आपके गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गेट में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी पूछते हैं, तो ये एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो कंस्टेंट को हम बेसिक समझेंगे, क्योंकि अब आज से हमारा बेसिक पोर्शन स्टार्ट हो रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स का। मतलब आज हमारी आप लोग फर्स्ट क्लास मान लीजिए क्लासिकल मैकेनिक्स की, क्योंकि यहाँ से आज आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप लोग मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप मेरी सारी ही क्लासेस लाइव देख पाएंगे, ठीक है। आप रेफरल कोड यूज में ले सकते हो, देन यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है। वहां पे आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी लाइव, ठीक है। और मेरे अलावा और भी बहुत सारे एडुकेटर्स आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपको यहाँ पे इस क्लास में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। चलिए, और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि अब ये जो क्लासेस है मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूट्यूब के ऊपर है, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हो ये चीज़। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेशन। ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, मेरे क्लासरूम नोट्स हैं, तो आप लोग इन नोट्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस आपके नेट के अंदर बनते हैं वो मैं बताऊंगा, बट उससे पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखिए, अगर हम लोग बात करें बेसिक की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स हो चाहे फिजिक्स हो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो, किसी भी फिजिक्स में पार्टिकल की मोशन का स्टडी करने के लिए पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स का पता होना बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर आपको पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट का पता है, इसका मतलब आपको ये पता है कि पार्टिकल कहाँ पर अवेलेबल है और उसका टाइमिंग वगैरह क्या है, तो आप उसकी मोशन का स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि बेसिकली मान लीजिए ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे आप ये मान लीजिए ये ले लीजिए ब्लू कलर, तो ये ओरिजिन है मान लीजिए पार्टिकल का, और यहाँ पर आपका पार्टिकल अवेलेबल है, तो आपको कोऑर्डिनेट पता है। मान लीजिए पार्टिकल कोऑर्डिनेट क्या है, P, X, Y अवेलेबल है। एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से
एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो और वाई एक्सिस से वो कितना दूर है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको पार्टिकल के कोऑर्डिनेट पता है तो आप पार्टिकल की मोशन का स्टडी कर सकते हो। अब हमारे सिस्टम में एक पार्टिकल तो होता नहीं है, पार्टिकल बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो गैसियस स्टेट है या फिर क्वांटम स्टेट है, कोई से भी क्लासिकल स्टेट ही मान लो आप लोग, तो गैसियस स्टेट क्लासिकल स्टेट होती है। तो गैस के अंदर पार्टिकल कितने सारे होते हैं, तो उसकी मोशन का स्टडी करोगे तो एक पार्टिकल के 3D में 3 कोऑर्डिनेट है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के 3D में कितने हो जाएंगे, 3n कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो मोशन का स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। इनका मतलब होता है लिमिटेशंस, बाउंडेशन। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, बाउंडेशन। तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, सिंपली आपने बाउंडेशन अप्लाई कर दिया उसकी पार्टिकल की मोशन में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन जा रहा है, तो ट्रेन आपका आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है रिवर्स गियर में, बट हम लोगों ने उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि ट्रेन को आगे ही जाना है। इसका मतलब वो केवल 1D में ही मूव करेगा। तो आपकी ट्रेन 1D और 2D मूव कर सकती थी, बट अगर हम लोग उसमें कंस्ट्रेंट लगा दें कि उसको केवल 1D में ही जाना है, तो उसकी मोशन का स्टडी करना थोड़ा सुविधाजनक, कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये जो आप लोग लिमिटेशंस प्रोवाइड करवाते हो ना, ये लिमिटेशंस ही क्या कहलाती है, आपकी कंस्ट्रेंट्स कहलाती है। तो द लिमिटेशंस ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल और द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स आर कॉल्ड द कंस्ट्रेंट। मान लीजिए पेंडुलम है, अब इसमें आपका पेंडुलम में डंबल है, डंबल के अंदर एक m1 पार्टिकल होता है और एक m2 पार्टिकल होता है। डंबल में क्या होता है, दो पार्टिकल ऐसे बाउंड से कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर 3D के अंदर अवेलेबल है तो यहाँ पे x y z इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x1 y1 z1 मान लो, इसको मान लो x2 y2 और z2 दूसरे वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट मान लो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने x डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, इसका मतलब पार्टिकल x में तो मूव करेगा नहीं, इसलिए x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। समझना इस चीज को, x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2, क्योंकि आपका पार्टिकल x में मूव नहीं करेगा। तो पार्टिकल मूव करेगा या तो y1 में या z1 में या y2 में या z2 में। तो पहले हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट थे, आप लोगों ने इस 6 कोऑर्डिनेट में अगर एक कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो ये कंस्ट्रेंट लगाने से एक मिनिमाइज हो गया। अब कितने बच गए हमारे पास कोऑर्डिनेट, 5। या तो आपका डंबल x में जाएगा या y1 में या z1 में या y2 में या z2 में। तो ये लिमिटेशंस जो होती है वो कंस्ट्रेंट कहलाती है। अब कंस्ट्रेंट जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं वो समझिए। आपके एक बार क्वेश्चन आया था नेट के अंदर कि कोई प्रॉब्लम दे दी थी और पूछा था कि होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, या फिर ऑप्शंस में देखते हैं कि वो किस तरह के कंस्ट्रेंट हमारे होते हैं। तो देखिए, पोजीशन के रेस्पेक्ट में कंस्ट्रेंट दो टाइप के होते हैं। अगर पार्टिकल की पोजीशन जो है जिस अकॉर्डिंग चेंज होती है उस अकॉर्डिंग आपके कंस्टेंट दो टाइप के होते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पे m1 पार्टिकल है, m2 पार्टिकल, ऐसे mn पार्टिकल है, ठीक है। पहले वाले पार्टिकल की पोजीशन r1 है और टाइम t है, मतलब आपने t फिक्स कर रखा है, तो t के रेस्पेक्ट में चेंज होगा नहीं। तो ये जो मोशन है वो केवल r चेंज होने से हो रही है, पहला पार्टिकल r1 पर, दूसरा पार्टिकल r2 पर। तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर आप कंस्टेंट मेजरमेंट लेना चाहो तो यहाँ पे कंस्टेंट दो टाइप के होते हैं, पहला होलोनोमिक होता है और दूसरा नॉन होलोनोमिक होता है। अब एक बात देखते हैं ये क्या होता है, यहाँ पे टाइम फिक्स है, टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ देखना नहीं है। तो यहाँ देखते हैं होलोनोमिक क्या होता है। लेट r1 r2 डैश 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 r1 rn, मतलब कि सभी पार्टिकल्स की पोजीशन आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द मासेस m1 m2 डैश डैश mn एट टाइम t। देखो टाइम फिक्स है यहाँ पे, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे नहीं। ऑफ सिस्टम, देन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड। अगर किसी भी सिस्टम की कंडीशन को आप ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हो, फंक्शन ऑफ द r1 r2 r3 डे, ये फंक्शन जो है ना, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, लाइक मोमेंटम, लाइक फोर्स, लाइक एनर्जी एंड सॉन्ग, जो भी आप मानना चाहो, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो r1 r2 r3 पर डिपेंड कर रही है और वो परफेक्टली जीरो दे रही है। मतलब कि इसका आपको पता है, स्टडी का आपको पता है, आपको मोशन का पता है। एक तरह से ये इस तरह का इक्वेशन है कि ये परफेक्ट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि ये केवल r1 r2 पर डिपेंडेंट है, कांस्टेंट पर डिपेंडेंट नहीं है मान लीजिए। तो इस तरह के कंस्टेंट आपको कहलाएंगे होलोनोमिक कंस्टेंट, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझो, आपको ये डेफिनेशन तो याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है बस, और कुछ भी याद नहीं रखना। समझने के लिए एग्जांपल देखो आप लोग। This show that the constant is holonomic and these constants are independent from the velocity. ये बहुत अच्छा फैक्टर है, ये आपको याद रखवाएगा, ये आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कंस्टेंट आपका होलोनोमिक है या नहीं है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ये एक पार्टिकल है m मास का, ये किसी स्फेरिकल सरफेस में मूव कर रहा है, स्फेरिकल सरफेस में अराउंड मूव कर रहा है। तो इफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r, देन दिस रेडियस इज कॉल्ड द होलोनोमिक कांस्टेंट। देखिए ये बंधन है, कांस्टेंट का मतलब सिंपल क्या हो गया, हिंदी में बोलो तो इसको बंधन, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि अब आपका पार्टिकल इस आर रेडियस से बाहर नहीं जाएगा, वो बंधा हुआ है इस आर रेडियस से, तो वो बंधन कहलाएगा। और ये जो कांस्टेंट है वो पूरी मोशन में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देख लो पार्टिकल मूव कर रहा है इसके अराउंड, तो ये आर चाहे पार्टिकल यहां जाए, चाहे पार्टिकल यहां जाए, चाहे पार्टिकल यहां जाए, पार्टिकल कहीं भी जाए, बट ये जो रेडियस है वो फिक्स रहेगा। गॉट इट? तो इसका मतलब ये है कि ये आर क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज आर इज फिक्स ड्यूरिंग द मोशन, तो ये कांस्टेंट कहलाएगा, मतलब बंधन है। इफ द, अब इसका एक ट्रिक आप लोग ध्यान रखो ताकि आपको थोड़ा सा जल्दी पहचानने में जाए कि इफ पार्टिकल डज नॉट लीव द सरफेस, देखिए पार्टिकल सरफेस को छोड़ नहीं रहा, मोशन के दौरान सरफेस से चिपका हुआ है पार्टिकल, तो इफ द पार्टिकल डज नॉट लीव द सरफेस ड्यूरिंग द मोशन, देन दिस मोशन कंटेन द होलोनोमिक कांस्टेंट। तो अगर पार्टिकल सरफेस को नहीं छोड़ता, देखिए 100% ये ट्रिक काम नहीं करेगी, बट 90% केसेस में ये ट्रिक काम कर जाएगी। आपको कांस्टेंट पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो होलोनोमिक कांस्टेंट आइडेंटिफाई करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप ये देख लो कि पार्टिकल मोशन कर रहा है, और मोशन करते वक्त सरफेस को छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। अगर नहीं छोड़ता है, लीव नहीं करता है, इसका मतलब वो कांस्टेंट होलोनोमिक कहलाएगा। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या कहलाएगा, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। अगर वो फंक्शन परफेक्ट इक्वेशन को फॉलो नहीं करता या फिर लेस देन या ग्रेटर देन 0 है, तो वो कहलाएगा नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। इफ द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट आर नॉट एक्सप्रेस्ड as the holonomic constant, then the constant is called non holonomic constant। देखिए यहाँ पे लेस देन एक ग्रेटर देन है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लें गैस मॉलिक्यूल है, वो किसी कमरे में या फिर किसी एटम के अंदर बंद है। मान लो फॉर एग्जांपल एक स्फेरिकल कंटेनर है, उस स्फेरिकल कंटेनर में वो मॉलिक्यूल्स बंद है, तो बंधन तो है, बाउंडेशन तो है कि पार्टिकल इसके अंदर ही मूव करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो ये बंधे हुए हैं। बट आप देखो क्या ये पार्टिकल इस स्फेरिकल सरफेस से चिपके हुए हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं चिपके हुए। ये सरफेस के अंदर है बट बाउंड है, बंधन अवेलेबल है, लिमिटेशंस अवेलेबल है। इसका मतलब हर एक पार्टिकल का जो आर है, मतलब कि सेंटर से रेडियस है, वो उसकी कैपिटल आर जो स्फेरिकल की रेडियस है उससे लेस देन या इक्वल टू होगा। और यहाँ मोशन में देखो आप, पार्टिकल जैसे ही गैसियस पार्टिकल मूव करेंगे ना इस कंटेनर में, वो सरफेस को छोड़ देंगे। ये सरफेस है आपकी, तो इस सरफेस को लीव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कंस्टेंट कहलाएंगे आपके, वो बाउंडेशन जो है वो कंस्टेंट कहलाएगा आपका नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। दूसरा आप देखो यहाँ पे द मोशन ऑफ रोलिंग डिस्क विदाउट स्लाइडिंग, इसमें भी आप देख लो, इस मोशन में आपका देखो डिस्क को स्लाइड करने के लिए उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब कि जो mg नीचे लग रहा है ना वो कम हो और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर mg यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो आपका पार्टिकल आगे स्लाइड कर ही नहीं पाएगा। जब आगे स्लाइड नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो कैसे मोशन करेगा, ठीक है। इसलिए इफ पार्टिकल लीव इट्स सरफेस, अगर देखो ये सरफेस है, ये पार्टिकल है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये वाली देखो, ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं कर रही, यहाँ पे आपको ये ट्रिक काम नहीं कर रही। इस वाले एग्जांपल में आपको केवल ये कंडीशन से ही पता लगाना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट नॉन होलोनोमिक है, ठीक है। तो 90% केसेस में से 10% केस ये वाला है। यहाँ पे आप देखो ये तो कंडीशन है, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, इससे पता लग रहा है। और यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन से पता लग रहा है, वदा आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना पड़ेगा। दूसरा टाइम डिपेंडेंट, अब टी के बेसिस पे हम लोग देखें कंस्टेंट। अब अगर आपका फंक्शन टी पर डिपेंडेंट है, इसका मतलब वो है रियोनोमिक कंस्टेंट।
मतलब आज कुछ और, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी आप छोटे हो मान लो, तो अभी आपके पास एक बाउंडेशन है अपने माता पिता की, तो अगर आप बड़े हो जाओगे तो बाउंडेशन आ जाएगी किसी और की, ठीक है, आपके पार्टनर की। तो इस तरह से आपकी बाउंडेशंस और लिमिटेशंस जो है ना वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। इसका मतलब इफ द सिस्टम कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटी मतलब डिपेंड्स ऑन द टाइम, देन दे आर कॉल्ड रियोनोमिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, मतलब कि फंक्शन नॉट इक्वल टू टी। तो टाइम के बेसिस पे कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, पहला रियोनोमिक और दूसरा होता है स्क्लेरोनोमिक, ठीक है ना। टाइम पर डिपेंडेंट है तो रियोनोमिक, और टाइम पर इंडिपेंडेंट है मतलब कि जो कांस्टेंट आज है वही कल है, तो वो कहलाएगा स्क्लेरोनोमिक, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। तो पहला रियोनोमिक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा स्क्लेरोनोमिक। ये देखो, ये वाला देखो, टाइम पर डिपेंडेंट कांस्टेंट की एग्जांपल ये है, देखो सिंपल पेंडुलम विद वेरिएबल लेंथ। अब आप देखना ये पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे आप देखना आपका पार्टिकल जब यहाँ पे था t बराबर इस टाइम पे था, तो ये जो कांस्टेंट है वो ये वाला है, इसका ये जो लेंथ है l प्लस एक्स स्प्रिंग है। अब अगर पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा मान लो, तो ऑब्वियसली बात है वो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेस्ड हो जाएगी। यहाँ पर टाइम उसका क्या है, t बराबर 0 है, यहाँ पर टाइम क्या उसका t बराबर t/4 है, ठीक है ना। तो टाइम चेंज होने से उसकी जो लेंथ है मतलब जो बाउंडेशन है वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। पहले लेंथ छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा, फिर बड़ा। इसका मतलब कांस्टेंट जो है वो फिक्स नहीं है, आपका जो कांस्टेंट एल है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब फंक्शन आपका चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टाइम पर डिपेंड करेगा आपका कांस्टेंट, इसका मतलब ये टाइम डिपेंडेंट है। तो इन दिस प्रॉब्लम द लेंथ ऑफ द पेंडुलम विच इज द कांस्टेंट चेंज विद द टाइम ड्यूरिंग द मोशन। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने स्प्रिंग की जगह एक फिक्स रोड ले लिया, एक धागा ले लिया आप लोगों ने जो स्ट्रेचेबल नहीं है, तो पूरी पेंडुलम की मोशन में वो जो एल लेंथ है ना वो फिक्स रहेगी। इसका मतलब जो आपका कांस्टेंट है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, वो फिक्स है पूरी मोशन में। सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है। तो इफ द कांस्टेंट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम देन दे आर कॉल्ड स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए ये बात हम लोग मान सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम में ये हो जाएगा एग्जांपल, मतलब कि एल फिक्स है। तीसरा, एनर्जी के बेसिस पे हम देखते हैं। एनर्जी के बेसिस पे कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो कंजर्वेटिव और एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना। कंजर्वेटिव में क्या होता है, सिंपल सा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है ना। इन दिस कांस्टेंट द कांस्टेंट फोर्स डू नॉट हैव एनी वर्क। ये बात जानना, जनरली हम जो पढ़ते हैं वो कांस्टेंट पढ़ेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। नॉन कंजर्वेटिव हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है बट हम लोग इसको इतना यूज में नहीं लेते हैं। और ध्यान रखना, जब भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी तो कंस्टेंट के द्वारा किया गया कार्य, द कंस्टेंट फोर्स डू नॉट हैव एनी वर्क, वो कोई काम नहीं करेगा। ये बात आगे आपके थोड़ा सा यूजफुल होगी। नॉन कंजर्वेटिव में क्या हो जाएगा, इफ द कंस्टेंट फोर्स डज नॉट डज एनी वर्क, कुछ ना कुछ काम करे वो, देन द मैकेनिकल एनर्जी नॉट कंजर्वेटिव, देन द कंस्टेंट कॉल्ड द डिसिपेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। एक ही बात है, डिसिपेटिव बोल दो या नॉन डिसिपेटिव का मतलब ये होता है कि उसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी कम ज्यादा हो रही है। ये नॉट है, ये भी 90% काम आ जाएगा, 100% तो नहीं कहा सकता बट 90% ये चीज काम आती है कि नॉर्मली टाइम डिपेंडेंट और रियोनोमिक कांस्टेंट डिसिपेटिव ही होता है। जनरली अगर आप टाइम टाइम के बेसिस पे बात करोगे तो टाइम डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है, रियोनोमिक, रियोनोमिक का मतलब टाइम डिपेंडेंट, ठीक है ना। स्क्लेरोनोमिक का मतलब टाइम पर इंडिपेंडेंट। जो रियोनोमिक कांस्टेंट जो होते हैं ना वो डिसिपेटिव होते हैं, जनरली ऐसा देखा जाता है, ठीक है ना। बहुत कम केसेस में ही आते हैं, वैसे कंस्ट्रेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नेट में बहुत कम आते हैं, इसलिए आप इतना चिंता होने करने की जरूरत नहीं। बट हाँ, आगे गेट वगैरह के एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं कंस्ट्रेंट के, और एमएससी लेवल का टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा अच्छा है ये। अगला लास्ट है बायलेटरल और यूनिट्रल। ये मोशन के बेसिस पर है कि आपका पार्टिकल कहाँ कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड करेगा या बैकवर्ड फॉरवर्ड, कैसे मूव करेगा। तो अगर आपका पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है पॉजिटिव के साथ साथ, इसका मतलब उसका मोशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है, मतलब कि वो बायलेटरल है। बाई का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ, एक तरफ दूसरी तरफ, प्लस में भी और माइनस में भी। तो इफ द सिस्टम इज मूविंग इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ डायरेक्शन, तो वो कहलाएगा बायलेटरल।
अगर मान लीजिए आपका सिस्टम जो है केवल एक डायरेक्शन में, मतलब यूनी डायरेक्शन में है वो, तो इफ द सिस्टम इज मूविंग ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज द यूनी डायरेक्शन, देन द कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड द यूनिलैटरल कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट कुछ टाइप्स थे। अब आप लोग थोड़ा रफली ध्यान रख लेना कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट कैसे होते हैं, याद रह जाएंगे आपको। सबसे पहले पोजीशन के बेसिस पे होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, टाइम के बेसिस पे रियोनोमिक, सेलोनोमिक, एनर्जी के बेसिस पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव या फिर डिसिपेटिव, और मोशन के बेसिस पे बायलेटरल और यूनिटरल। तो इस प्रकार से हमारे कंस्टेंट इतने ही अपने सिलेबस में है। वैसे कंस्टेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्योंकि मोशन में रेस्ट्रिक्शन जो होती है वो अलग अलग टाइप से लगाई जा सकती है, इसलिए और भी प्रकार के कंस्टेंट है, बट अपने सिलेबस में इतने ही आते हैं और ये हमें पढ़ने हैं। एमएससी लेवल में भी इतना ही है और नेट लेवल में भी इतना ही है, और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके गेट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको आप नोट डाउन करेंगे ताकि आप आगे अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के नोट्स परफेक्टली कवर कर पाएं। ये नोट्स बहुत जरूरी है आपके लिए, नेट के लिए कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ द कंस्टेंट, इसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए, जब भी आप रुकावट पैदा करेंगे, बंधन लगाएंगे, तो कोई ना कोई फोर्स तो लगाना पड़ेगा आपको। बिना फोर्स के बंधन आप लगा नहीं सकते, आप बाउंड उसे उत्पन्न उसको बाउंडेशन में लेके आ नहीं सकते। सो दैट what is the force of the constant? The constants are always related to the force. कोई ना कोई फोर्स जो आपको बाउंड करेगा, उस पार्टिकल की मोशन को बाउंड करेगा, तो which restricted the motion of the system, then this type of the force is called the constant force. For example, the inertial force, that is mg of the action and reaction between particles are the force of the constant, ठीक है ना। In simple pendulum, tension of the spring is a constant force. तो देखो, मैंने जितने भी आपको ऊपर एग्जांपल बताए, उन सभी एग्जाम्पल में कोई ना कोई ऐसा फोर्स अवेलेबल था जो उस पार्टिकल को मूव होने से रोक रहा है, उस पार्टिकल की मोशन में रेस्ट्रिक्शन जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे इनर्शियल फोर्स है जो पार्टिकल को आगे बढ़ने से रोक रहा था, ठीक है। टेंशन फोर्स था जो पार्टिकल को पेंडुलम में मूव करने से रोक रहा है, और भी जैसे मान लो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स स्लाइडिंग करने से रोकता है, लाइक दिस। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, भले कांस्टेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और इंपॉर्टेंट कौन किसके लिए है? सबसे इंपॉर्टेंट गेट के लिए। गेट में बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। हम लोग गेट की तैयारी भी करेंगे साथ साथ, इसलिए। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है? अब सुनो, मैंने आपसे क्या बोला, पार्टिकल की मोशन को स्टडी करना है, आपको सिस्टम की मोशन को स्टडी करना है। सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल होता है। उन सबको एक साथ स्टडी करोगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। कैसे करते हैं? कंस्टेंट लगा के करते हैं, ठीक है ना। अब कंस्टेंट लगाओगे तो कंस्टेंट लगाने के बाद में जितने कोऑर्डिनेट्स बचे, जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, जिन्हें हमें यूज करना है मोशन के लिए, स्टडी के लिए, तो वो जो रिमेनिंग जो भी आपके कोऑर्डिनेट बचे हैं ना, वो कहलाते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। गॉट इट? दैट्स आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। और उनके नंबर कि कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहलाता है, वो नंबर कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके नाम में लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। पार्टिकल फ्रीली मूव करने के लिए जितने ऑर्डर का कोऑर्डिनेट चाहिए, जितने उसे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो कहलाते हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स which are required to specify the position of dynamical system is called the generalized coordinates। और नंबर क्या कहलाएगा? उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? F। तो यहाँ मान लिया 3D के अंदर अगर पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो 3D के अंदर है, तो एक पार्टिकल के 3 कोऑर्डिनेट, तो 3n, n पार्टिकल के 3n कोऑर्डिनेट्स। अगर आपने उनके कोऑर्डिनेट्स को कम किया, रिड्यूस किया, तो आप लोग क्या लगाएंगे? कांस्टेंट के लगाएंगे। तो कांस्टेंट के लगाने के बाद में 3n कोऑर्डिनेट्स में से वो k नंबर ऑफ कांस्टेंट हटा दो तो बच जाएंगे, बचे हुए रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर पार्टिकल 3D में मूव नहीं कर रहा, मान लीजिए d डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो d डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू dn माइनस के, सिंपली कॉल। तो ये जो dn माइनस के है वो आपका कहलाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन सुनिए, ये आपको मैंने डेफिनेशन सब बोल के बता दी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप रीड आउट कर लेना।
एफ कहलाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, डी कहलाएगा डायमेंशन, के कहलाएगा कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब फॉर एग्जांपल देखिए, ये पेंडुलम का एग्जांपल है। ये पार्टिकल जो है बेसिकली आपका मूव कर रहा है, इसके दो कोऑर्डिनेट है, एक तो आर एक थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अगर एक पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ पे एक ही है, उसके दो कोऑर्डिनेट है, बट आपने एक कांस्टेंट लगा दिया, मतलब एक बंधन लगा दिया आर का, तो एक पार्टिकल है उसके दो 2D में मूव कर रहा है, वो 2D के अंदर मूव कर रहा है, और उसके जो है कांस्टेंट आपने लगा दिए, केवल एक ही चीज है जो वेरी कर दी है, वो है आर, वो है थीटा, और आपने आर का लगा दिया कांस्टेंट, तो केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि उसका एक ही ऐसा कोऑर्डिनेट है जो वेरी करेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, एक। और वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, वो है थीटा, जो वेरी करेगा पार्टिकल का, इसलिए थीटा कहलाएगा आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जनरली नॉर्मल कोऑर्डिनेट से कम होते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर चाहिए उसको मूव कराने के लिए, मोशन करवाने के लिए, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट तो क्या है, आर और थीटा है अगर 2D में देखा जाए, बट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट केवल थीटा है। अगर 3D में देखा जाए, अगर आप बोलोगे स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में आर भी होता है, थीटा भी होता है, और फाई भी होता है, जो मैंने आपको कल कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्लास ली थी ना, एक बार वो क्लास जरूर देखना आप लोग, ठीक है। तो स्फेरिकल में 3 कोऑर्डिनेट है, बट यहाँ पे मोशन के ड्यूरेशन में केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वो है थीटा, तो इसलिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ दूसरे एग्जांपल भी अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन, तो प्लेन जो होता है वो 2D में होता है, और एक पार्टिकल है, इसलिए नंबर ऑफ, यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 हो जाएंगे, डायमेंशन हो जाएगा इसका 2D, और फ्रीली मूव कर रहा है, इसलिए कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो तो आपका f निकल के आ जाएगा। अगर 5 पार्टिकल है, फ्रीली मूव कर रहे हैं स्पेस के अंदर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 5, फ्रीली मूव कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 0, और नंबर ऑफ पार्टिकल स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं, तो स्पेस जो होता है ना वो 3D में होता है, याद रखना, तो ये d बराबर 3 हो जाएगा। 2 डंबल्स मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन, तो याद रखना 2 डंबल्स हैं, तो 2 डंबल का मतलब ये ऐसे, डंबल मतलब होता है एक डंबल का मतलब होता है, एक डंबल मतलब 2 पार्टिकल, तो 2 डंबल मतलब कितना हो जाएगा, 4 पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, 4 हैं, ठीक है ना। और प्लेन मतलब 2D में है, मूव कर रहा है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक डंबल में एक लगा होता है कांस्टेंट, याद रखना एक डंबल में एक कांस्टेंट लगा होता है, इसलिए 2 डंबल में कांस्टेंट कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला क्या है आपका, dn माइनस के, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका निकल जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। फाइनली तो अगर डंबल्स मूव कर रहे हैं फेज स्पेस में, तो ध्यान रखना फेज स्पेस का मतलब क्या होता है, फेज स्पेस का मतलब होता है बेसिकली मोमेंटम स्पेस, जिसमें पोजीशन और मोमेंटम दोनों कोऑर्डिनेट वर्क करते हैं। ये क्वेश्चन आपका गेट में आया था, ये आपके गेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फेज स्पेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, फेज स्पेस में होते हैं 2 तरह के कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो पार्टिकल का पोजीशन XYZ है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, PX, PY और PZ। तो पोजीशन जिस डायरेक्शन में होगा, मोमेंटम भी उसी में होगा, आप लोग जानते हो। पोजीशन अगर x में जा रहा है तो उसका वेलोसिटी भी x में जाएगा, अगर वेलोसिटी x में जाएगा तो उसका मोमेंटम भी x में ही जाएगा, गॉट इट। अब मान लीजिए, आप ये मान लीजिए अगर कंस्टेंट पोजीशन में लगते हैं तो कंस्टेंट मोमेंटम में भी लगेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर उसकी मोशन को आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि वो x में जाने से बचे, तो वहां पर उसका मोमेंटम में भी क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। और याद रखना ये कहलाता है 6 डायमेंशन स्पेस, क्योंकि इसके अंदर XYZ भी होते हैं, PX, PY, PZ भी होते हैं। तो खास बात ध्यान रखें, 10 डंबल है, तो 10 डंबल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 20 हो गए। 10 डंबल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है ना। और एक डंबल में कांस्टेंट लगते हैं एक, तो 10 डंबल में कांस्टेंट कितने लगेंगे, 10, बट 10 डंबल में 10 कांस्टेंट लगते हैं पोजीशन के, और 10 ही कांस्टेंट लगेंगे मोमेंटम के भी, इसलिए नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और डायमेंशन कितना है, 6D है, क्योंकि ऑब्वियस बात है फेज स्पेस 60 स्पेस कहलाता है, इसलिए 60 स्पेस के लिए नॉर्मली हम लोग बात करेंगे, फेज स्पेस इस तरह से काम करेगा। इतनी सी बात है भैया। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएंगे आपके।
और भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कल कराऊंगा। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टाइम बहुत कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग थोड़े धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप जितना मैंने आज पढ़ाया है ना आपको, ये कंप्लीटली अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे नोट डाउन। बस एक बार करना, ये पेज नंबर आपका नोट डाउन करना, ठीक है। लाइन टू लाइन पढ़ाया है, वीडियो को पुश कर करके देखना, उसको नोट डाउन करते रहना, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग कल बात करेंगे। ये आपके कोई काम का नहीं है, ये एमएससी के सिलेबस का है, तो इसको कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ये नए को पुराने में, पुराने को नए में चेंज नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये आप लोग मत करना। नया मतलब कि जो आपने कंस्टेंट लगाने के बाद में रिड्यूस किया है कोऑर्डिनेट, वो न्यू कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, जिन्हें बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और जिन्हें रिड्यूस किया है वो कहलाते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट नए के फंक्शन होता है, बस इतनी सी बात है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे लैग्रेंजियन वगैरह स्टार्ट होगा। तो लैग्रेंजियन और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हम कल से करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने समझ लिया आज, और कल ही हम लोग करेंगे कंस्ट्रेंट्स के एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो जो भी थोड़े बहुत डिग्री ऑफ फ्रीडम के एग्जांपल्स हैं वो हम लोग कल समझेंगे, और भी जितने एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड हम लोग कल वीडियो बनाएंगे। लास्ट ईयर्स जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, गेट में या नेट में या जेस्ट में, जहाँ भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है ना, वो भी हम लोग कवर करेंगे, ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंग बनते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।